वायु, आसमान और नीर, पानी। तो ये भगवान का ही रूप है पानी, और भगवान के अलावा मैं नहीं समझता कि कुछ और है। तो हम लोग अगर इसको भगवान समझकर कहेंगे और हम प्रोपेगेट करेंगे भगवान है ये, तो मैं समझता हूँ किसी की भी इच्छा नहीं होगी कि हम पानी को वेस्ट करें, या हम किसी भी बच्चे की, किसी बड़े की, किसी की भी। क्योंकि ये अगर आप देखें एग्रीकल्चर में देखें तो ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। आप फोटोसिंथेसिस देखें, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक आपका पानी है। जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर फोटोसिंथेसिस करता है तो आपको जो भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को भी अगर हम इसको डिवाइड करें, आपको ब्लू वाटर मिलता है, आपको ग्रीन वाटर मिलता है, एक ग्रे वाटर का भी एक कंसेप्ट आया है। और इनमें अगर आप देखें ग्रीन वाटर वो है जो आपके सॉइल मॉइस्चर के रूप में जो उपलब्ध है, उसको हमें कंजर्व करना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आईएसआई ने बनाई हैं, जैसे आप मल्चिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, किस चीज़ को मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट ओनली दिस सरफेस वाटर बट दिस ग्रीन वाटर ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन ग्रे वाटर इज जो वेस्ट वाटर हम लोग करते हैं, उसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो जब हम तीनों पानी, ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर और जब ग्रे वाटर, तीनों का हम जब एक बैलेंस करेंगे और तीनों का हम यूज़ करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो पीस के लिए एक संदेश है। और अर्जी अग्रवाल साहब, आप मेरे से 2005 से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, या शायद पहले से भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आपकी एक सोच है और बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है आपका जो आपने किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे मेरे पास एक स्कीम जिसको मैं हेल्प करता हूँ अभी भी, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, और उसमें हम लोगों ने करीब 16 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए। एक सेंटर वाटर कंजर्वेशन के लिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए था, और एक पूरा गांव उन्होंने अडॉप्ट किया, पूरा गांव कन्वर्ट कर दिया उन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर में। और जब वहाँ 5 महिला किसानों से मैं मिला तो उनकी खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे कि ये सब कुछ उनको ज़िंदगी में मिल गया। वो महिला अपने मोबाइल पर देखकर ये इतनी खुश थी कि मुझे पता है कि पानी ऑन हो गया है, अब 80% मेरा पानी बच रहा है, क्रॉप को उतना ही पानी चाहिए जितना कि उसकी डिमांड है। सेंसर्स लगे हुए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बहुत सारे और यंत्र लगाए। तो ये इस तरह की इंटरवेंशंस की हमें बहुत बड़े लेवल पर ज़रूरत है। अगर हमें, क्योंकि जैसा सभी वक्ताओं ने बताया कि एग्रीकल्चर को किस तरह से ज़्यादा पानी चाहिए, और जो टोटल पानी अवेलेबल है उसका सिर्फ 1% हमारे फ्रेश वाटर हमारे पास उपलब्ध है, तो इसको हम वेस्ट न करें। तो इसीलिए शायद मैं समझता हूँ कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने 93 में शुरू किया कि पानी की महत्ता को हम लोग सब समझें और इसको हम आगे किस तरह से बढ़ाएं। इसमें एक तो मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप ज़्यादा पानी को एक्सप्लॉइट करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो जिस तरह से जॉर्डन में हालत हुई, एक नीचे में पेपर भी पब्लिश हुआ कि लैंड विदाउट वाटर, उस तरह की सिचुएशन कहीं भी हो सकती है अगर हम इसको कंजर्व नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कितना कम पानी है, लेकिन फिर भी किस तरह से ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड दी ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट, लेकिन जीरो टिलेज यूज़ करके, उसको क्रॉप स्टेबल रिटेंशन यूज़ करके, उसमें इम्प्रूव वैरायटी यूज़ करके, बहुत सारे इंटरवेंशन जो हम सब लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं उसको यूज़ करना है। और इसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए एक मुहिम शुरू की है कि हम हर स्टूडेंट, अभी जो नया हम कोर्स रिवाइज कर रहे हैं, कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो एनिमल साइंस का हो, चाहे वेटरनरी साइंस का हो, सभी को हम उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एजुकेट कर रहे हैं। इसके लिए क्योंकि समय कम है, मैं लास्ट पॉइंट एक बताना चाहूँगा कि हमें कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि पानी, ये जो खेती है हमारी, खेती को हम सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम न समझें, बल्कि खेती को हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड मल्टीपल यूज सिस्टम समझें। इसको एग्रो इकोलॉजी समझकर, और एग्रो इकोलॉजी से हम कनेक्ट करें, इकोलॉजी से कनेक्ट करें, और बाकी जितने इकोसिस्टम्स हैं उससे कनेक्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर जो सभी ने बताया कि किस तरह से हम, जो हमारे पास माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम्स हैं, या वाटर कंजर्वेशन के सिस्टम्स हैं, या जो भी हमारे वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, इन सब को यूज़ करके, इकोलॉजी से कनेक्ट करके, और
हम आगे चलेंगे तो मैं सोचता हूँ ये आज वाटर डे का एक बहुत बड़ा एक हमारा डिटर्मिनेशन होगा, एक हमारी प्लेज होगी. Again, I wish all of you happy Waters Day, and thanks to Dhanuka Group, especially RJ Agarwal for hosting this and inviting us. It will have to be on drip. Can we do that? I think this is where it will be very useful, because then once we use drip in sugarcane compulsorily by law, I think we will do a tremendous saving of water in that area for other crops to be used. Likewise, there are so many other crops where we are now converting. So you take, for example, citrus in Vidarbha area. Now majority of them are getting converted into what we call it as drip irrigation. और drip irrigation के साथ उसको सेंसर भी लगा रहे हैं, because water requirement जो है now it is being monitored whether the crop needs water or not. So there are several new technologies which are coming now, particularly in water, and that too in area where there is a continuous drought. And that's why we are able to produce all those crops. You know, for example, grapes, one of the, I think, leading states in the country, not only in the country, anywhere in the world, is our Maharashtra, where we are exporting grapes. Pomegranate, another very important crop. All dryland crops. And they are all now being converted into drips, no flood irrigation. And I think this is where I think we are able to do a lot of justice to the water available in that particular area. And we know that there are problems which are coming with the cropping system. As I think Raviji has said, that we are violating some of our the crop pattern by violating the water use. Like as I said, when we have sugarcane, immediately people will turn. When we have canal, immediately we will turn towards a राधिका जी मेरे को ये कह रहे थे कि थोड़ा हरियाणा के बारे में थोड़ा फोकस कीजिए कि हरियाणा में क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल वाटर के बारे में, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैं जिक्र करना चाहते हैं. ये हरियाणा आप सभी जानते हैं बहुत ही स्मॉल स्टेट है, जस्ट अबाउट 3 crore पॉपुलेशन एंड ऑल दैट. नेक्स्ट प्लीज. So you see, if you see the map, on the right side of Haryana state, we have river Yamuna. On the northern side, flowing towards the west, is the Ghaggar. And Rajasthan side, small rivers, Sahili and all that. But main river systems are 2 river systems, Yamuna and Ghaggar. Next, please. The main problem in Haryana is that groundwater extraction is very, very high. It is beyond the whatever recharging capacity of the ground. So a lot of blocks are now gone into the red zone. So there is a crisis of water. That's what I want to convey this. Next. You see, Haryana में सबसे बड़ा problem है, as perhaps must be there in most of the states, is that contamination of water, both on the surface water and the groundwater. It is leading to all kinds of problems, including health issues. Next. Now, you all know this slide, I think, and most of you must be very familiar. It's a very old slide, 1992 perhaps, Babulanji, I think, somewhere early 90s का है. CPCB ने कहा है कि वाटर क्वालिटी रिवर्स को कैसे क्लासिफाई करना चाहिए, A क्वालिटी से लेके E क्वालिटी तक. So if you see, A, of course, this is you can drink the water, of course, after ensuring that the infection goes, but of disinfection के बाद. But it's very difficult now. So at least B quality तक पहुंच गया तो where you can take a swim in the, you can take a bath with that water. But unfortunately, if you go to the next slide, we are somewhere in D. Of course, we were in E. We have come to D. But our aim is at least by next year end, at least we should reach B, so that you can take safely a bath with that water, or at least swim in that river. Which perhaps as of today it's very difficult. It's not good advisable. Next. So ये slide में इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो total 2 sources of main pollution है सीवरेज से और industrial effluent से. When we talk of the sewerage system, हमारे पास जितने भी cities हैं जो वहाँ fortunately in most of the areas now sewerage system is coming in major towns. But if you see the last point, I don't know how many of you are able to see, so sewerage generation is about 1600 and odd, and capacity is about 2000. So everybody may be saying that every
drop of sewage is getting treated. No, that is not the case. Because कुछ cities में जो generation करता हूँ और इसमें हमारे साथ ऑनरेबल डायस, आपके डायस एंड ऑल डिग्निटरीज अवर पार्टिसिपेंट्स। आज हम कोई बहुत बड़ी बात कहने के लिए नहीं आए हैं। हम तो राजस्थान में हैं, पानी की सभी समस्याएं वहाँ पर हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी वहाँ के किसान और वैज्ञानिक समझते हैं। आज ये जो बात हम लोग बना रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे, उसके लिए कुछ पॉलिसी बातें हम आपसे करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई कर रहा होगा, तो आज जो हम लोग बातें करते हैं अगर ये किसी तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, पॉलिसी डिसीजन बनते हैं, तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। जैसे आपने स्वच्छता अभियान में देखा कि जब हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को एजुकेशन दी तो हमारे बच्चों ने मुझसे कहा कि नहीं, अगर हम गाड़ी में भी हैं तो उनको सामान को फेंकने नहीं दिया। अगर हम वाटर पर इम्पोर्टेंस और उसके प्रोटेक्शन के बारे में प्राइमरी एजुकेशन में हम अपने इसको दें, अपने सिलेबस बना के एक सरल शब्दों में रीजनल लैंग्वेज में, तो मैं समझता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज और इजी वर्ड्स में अगर हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड वाटर प्रोटेक्शन, तो इट विल वेरी इफेक्टिव मैनर। और हमारी जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है जब वो आएगी तो अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, हम सब के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। और उसी तरह से हायर एजुकेशन में अगर हमें इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमारे स्टेट लेवल पर खोले जाते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम चलाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस साइंस को जहाँ पर रिमोट सेंसिंग हमारे किस तरह की इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम शेड्यूलिंग की जाए, क्रॉप की शेड्यूलिंग की इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप और उससे ज़्यादा ना दें, तो मेरे ख्याल से इट विल बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री। अब आपको बताऊँ, बहुत सी अवेयरनेस और बहुत सी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जब हम टैक्स लगाते हैं। हम इनकम टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं। अगर हम वाटर टैक्स या वाटर का जो पहले आपको याद होगा पानी की भी मीटर लगते थे, अगर इफेक्टिवली वो शहरों में हम जो पानी की बर्बादी करते हैं, अन्य प्रदेशों में मैंने देखे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बिहार में मैंने काम किया है करीब 11.5 वर्ष और राजस्थान में हूँ, तो मैं समझता हूँ जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लेते हैं तो वाटर बिल भी अगर बनाया जाए और वाटर टैक्स लिया जाए तो हम समझते हैं कि इसको पानी को अपने आप अवेयरनेस आ जाएगी शहर में, और सभी गार्जियन या बच्चे अपने घरों में पानी का सदुपयोग करेंगे। और जो फार्मर्स में हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से हैं, तो फार्मर्स में अवेयरनेस की उन्हें मालूम नहीं है कि किस क्रॉप की कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है। अनावश्यक रूप से फ्लडिंग, जबकि आप जानते हैं ड्रिप इरिगेशन में अगर हम ड्रिप से क्रॉप को, लेकिन सभी क्रॉप के लिए इफेक्टिव नहीं है, फ्रूट्स में अगर हम देते हैं तो या प्रोडक्ट कल्टिवेशन करते हैं तो उसमें कम से कम पानी में अधिक चीज़ें और समय से पहले तैयार होती हैं। और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो हमें अवेयरनेस की, किसानों के बीच में अवेयरनेस की बात ज़रूर, अगर ये जो जल शक्ति विभाग है या ये जो इम्पोर्टेंट राज्य सरकारें हैं इनको बात जाती है, हमारे नीति आयोग के जो एग्रीकल्चर से संबंधित आए थे यहाँ पर हमारे अगर चंद्रा साहब, उनको तक बात पहुँचती है तो ये हम समझते हैं आज की मीटिंग कारगर होगी। और सबसे बड़ी बात है वाटर रिसाइकलिंग। हम सभी वाटर का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उसके बाद रिसाइकलिंग। मैं जिस कैंपस पे रहता हूँ वहाँ पर फैक्ट्री एफ्लुएंट, सीवेज वाटर सब आते हैं, तो करीब 45 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री एफ्लुएंट से अच्छा देती। अगर उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो हमारे प्राइवेट फैक्ट्री ओनर्स हैं और हमारा रीको है, हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारी गवर्नमेंट है, हम सब मिलके जब तक उस समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पानी को गंदा करते हैं अपने खुद के कुछ पैसों के लिए या अपनी ज़रूरतें हमारी होती हैं, लेकिन
उसकी रिसाइकलिंग करने के लिए जब तक हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जहाँ पर ज़रूरत है इंडस्ट्रीज को फैक्ट्री इफ्लुएंट के लिए या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे उन वाटर को रिसाइकलिंग कैसे करेंगे क्राफ्ट यूज के लिए, अगर हम कर पाते हैं तो हम समझते हैं हमारी इंडस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट और जन समुदाय जो अपने खुद के सीवेज के बनाते हैं सीवर लाइन, अगर हम लोग अपनी जो बाथरूम के पानी को यूज कर सकें, रिसाइकलिंग अगर हम अपने एग्रीकल्चर के लिए कर सकें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी बातें हम समझते हैं, आप लोगों को मालूम है, उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो बातें हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब तक हम एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हमारे आचार्य अग्रवाल साहब जो डीडीजी एजुकेशन एग्रीकल्चर में हैं, उन्होंने कहा कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ कोर्सेज फॉरवर्ड किए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। लेकिन एग्रीकल्चर में इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट के कोर्सेज हमने खुद पढ़े हैं और ये चल रहे हैं। जब तक हम अपने प्राइमरी एजुकेशन में नहीं करेंगे और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में डेवलप करेंगे, तब तक उसमें रिसर्चेस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं उन पर सोल्यूशंस नहीं बनेंगे, तब तक इफेक्टिव वाटर प्रोटेक्शन, वाटर सेव हम नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से देखिए, इजराइल अपने यहाँ पर टेक्निक सीख के गए और हमसे बेहतर कर रहे हैं, और हम अपने यहाँ पर जानते हुए भी बहुत सी बातों को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक हम अपनी कमिंग जनरेशन को जागरूक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, राह दिखाएंगे नहीं, तब तक हम जो आज के अभीष्ट उद्देश्य हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत राम राम। आपने मेरी बातें सुनी, और लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम प्रोफेसर रमेश चंद्र साहब को आज जो नीति आयोग से आए थे, अगर वहाँ तक भी बात पहुँचती है और एग्रीकल्चर साइड से उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे नीति साहब आए थे, अगर उसको ICR में बात पहुँचती है और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, सभी स्टेट में हमारे यहाँ पर वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो चुकी है और हम तब भी पानी के सदुपयोग कम, उसकी एक्सेस उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसे कैसे हम जुडिशली उपयोग करें, इसके लिए हम सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ जो वाटर टैक्सेस हैं, वाटर मीटर और वाटर बिल अगर हम सभी शहरवासियों को दिए जाएंगे तो हम समझते हैं बहुत सी अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धानुका के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आर.जी. अग्रवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार के जो सारे सामाजिक और देश के विकास के जुड़े हुए पहलू हैं, समय समय पे आप अपने इनिशिएटिव के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और आप सभी को उन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अपने विचार बिंदु रखने का अवसर प्रदान करते हैं। सम्मानीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, आज का जो विषय है कि पानी जल, आज हम जो है विश्व जल दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं, तो इस अवसर पे हमारी कई चिंताएं हैं और उस विषय में हमको जो आज की स्थिति को देखते हुए आज हम कहाँ पे हैं और आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, इस पे हमारा चिंतन होना जरूरी है। मैं बागवानी का विशेषज्ञ होने के नाते और विशेष करके मैं सब्जी किस्मों के विकास और बीज उत्पादन, उसके संवर्धन विकास में मेरा ज़्यादातर सहयोग रहा है, तो मैं अपने विचार बिंदुओं को इन दो पहलुओं पर रखना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य की क्या सोच होनी चाहिए और किस दिशा में हमें आगे जाना है। आप सभी सहमत होंगे विश्व स्तर पर जितने भी अनुसंधान के कार्य आज हो रहे हैं, उनका अधिकतर सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना और उनको बढ़ाने के लिए रोग और बीमारियों के प्रति रोग रोधिता का विकास करके किस्मों का विकास करना, ताकि उत्पादकता अधिक हो, गुणवत्ता बेहतर हो और किसान की लागत कम हो। लेकिन कहीं भी हमारा चिंतन पादप अनुसंधान में इस तरफ नहीं इंगित करता कि हम लोग इन किस्मों के विकास में उन किस्मों की पहचान करें जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दे सकते हैं, यानी कि वाटर यूज इफिशिएंट जीनोटाइप्स की हम लोग पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा फोकस
उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता, रोगरोधिता और औद्योगिक विकास के लिए बागवानी फसलों की किस्मों के विकास पे हमारा ध्यान केंद्रित रहा। अगर हम इस विषय को देखते हैं कि भाई हमें किस प्रकार की फसलों को बढ़ावा देना है, उन सब्जी फसलों को बढ़ावा देना जिनकी जल मांग कम है और उनमें किस्मों का विकास करना, तो एक हमारा लक्ष्य है कि हम अभी अपने जो ब्रीडिंग के जो गोल्स हैं उनमें हम परिवर्तन लाएं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान नेटवर्क है उसके अंदर मैं कभी कहीं नहीं देखता हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी जीनोटाइप आई हो या वैरायटी आई हो, हाइब्रिड आई हो, जिसको हम ये कहते हैं कि व्हाट आर यूज एफिशिएंट वैरायटी है। तो एक तो मुझे लगता है कि हमें ब्रीडिंग के माध्यम से उन किस्मों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कम पानी में बेहतर उपयोगिता हमारी आ सकती है। और ये एक प्रकार से पूर्णतः सत्य है जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा। डॉक्टर माई साहब ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। बागवानी में जल की उपयोगिता, जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, इनका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है, उत्पादकता में भी और गुणवत्ता में भी। लेकिन जितने जिस स्तर पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए उतना इस्तेमाल नहीं होता। बागवानी में विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक में इसमें काफ़ी एरिया इसके अंदर आता है, लेकिन फिर भी पूरे देश के अंदर अगर हम देखते हैं जो बागवानी का क्षेत्र है उसमें बहुत कम मात्रा में इस प्रकार की हमारी सिस्टम है, इरिगेशन के जो सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, इसके इस्तेमाल पे अभी इतना ध्यान हमारे किसान भाई नहीं दे पा रहे। तो दो चीज़ें मुझे लगती हैं, तो हमें इन किस्मों के विकास को आगे बढ़ाना होगा जो कम पानी में बेहतर उपयोगिता दे सकती है, उन फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दे सकती है। तीसरा जो हमारा बिंदु होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि अभी जिस प्रकार से हमारे लक्ष्य हैं, अमृतकाल के लक्ष्य हैं कि बागवानी में हमको जो उत्पादन प्राप्त करना है, अगर हमें वास्तव में उनको प्राप्त करना है तो उसमें हम दो दिशाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तो हम संरक्षित खेती के विकास में, जहाँ जल और संसाधनों की बेहतर उपयोगिता है। हमारे देश में अभी बागवानी के अंदर बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है, 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास ही अलग अलग विशेषज्ञ इसको बताते हैं, जिसमें अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि हमारी जो नज़दीक के राष्ट्र हैं, चीन को अगर हम अपना उदाहरण मानते हैं तो वहाँ पे हमसे कहीं ज़्यादा बागवानी का क्षेत्रफल संरक्षित खेती के अंदर है, जहाँ जल की उपयोगिता, पोषक तत्वों की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उत्पादकता को बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि हमारी जो बागवानी में सब्जियों की अगर मैं बात करता हूँ 10.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जियों की खेती, और अधिकतर खेती हम जो है सतही सरफेस के माध्यम से करते हैं, तो उसमें बहुत कम अभी हमारा इनका इंटरवेंशन पहुंचा है। तो एक पॉलिसी के माध्यम से, हालांकि सरकार का प्रयास है राष्ट्रीय बागवानी स्वीकृति कार्यक्रम के अंतर्गत या बहुत सारे राज्यों की राज्य स्तर पर जो योजनाएं हैं इसको इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम वेजिटेबल के क्षेत्रफल को संरक्षित उपयोगिता, जल और पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देना है तो हमें ड्रिप फर्टिगेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उसको बड़े रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जल के इस्तेमाल को हम लंबे समय तक उपलब्ध करा सकें। तीसरी जो स्थिति बनती है वो बनती है कि हमारे पास जब हम संरक्षित खेती के विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने चुनौती हमारे पास किस्में नहीं थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। हमारे संस्थान ने ही संरक्षित खेती के लिए बागवानी में, चाहे आप कुकुम्बर की बात करें, टमाटर की बात करें, चेरी टमाटर की बात करें, मस्कमेलन की बात करें, इसमें सभी में लगभग हमारे संकर किस्में और किस्मों का विकास हुआ है। तो देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। तो ये एक तो ये अवसर है। दूसरा जो हमारी सतही सरफेस है, इसमें किसानों को जागरूक करके, जागरूकता अभियान आवश्यक है। बिना जागरूकता के हम इसमें सुधार नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी जो हम देखते हैं कि हमारे देश में जो वार्षिक वर्षा का स्तर है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बदलाव आए हैं। और जब हम उस बदलाव को देखते हैं कि एक दिन में 100 mm बारिश हो जाती है तो अधिकतर जल नष्ट हो जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ हमने कभी पानी की कमी को देखा नहीं। मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट का पैदा होकर के आगे बढ़ा हूँ और मैंने देखा वहाँ पानी की कमी नहीं थी, लेकिन हम पानी की कमी को वहाँ भी देखते हैं। मैं याद करता हूँ कि जब हमने पहली बार हमारे यहाँ ट्यूबवेल शुरू हुई थी तब हमारे यहाँ पानी 30 फुट पे होता था, बारिश में अक्सर कुओं से पानी निकलने लगता था। आज मेरे उसी क्षेत्र की बात को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पानी 240 फीट पे चला गया है।
यानी कि 50 सालों के इस मेरे अनुभव में 30 फीट से हम 240, 250, 280 फीट की गहराई में पानी चला गया। डिस्चार्ज रेट कम हुआ है, उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक हुआ है, किसानों को ज्यादा बिल देना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि उस सब का कारण क्या है, हम लोगों ने गन्ने को एक व्यावसायिक रूप में अपनाया। पहले हमारे पास नहरी सिंचाई की व्यवस्था थी, 100% ट्यूबवेल इरिगेशन थी। इन दोनों सिस्टम ने मिलकर नहरी सिंचाई अब बिल्कुल लगभग समाप्त होने की तरफ चली गई और हम लोग ट्यूबवेलों के माध्यम से इतने पानी का दोहन करते हैं। जिस क्षेत्र में कभी ये महसूस नहीं होता था कि पानी की कमी होगी, लेकिन आज हम क्षेत्रों में महसूस करते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। तो एक तो ये हमारा अनुभव सामने आता है कि भाई हम कहाँ बढ़ रहे हैं इस दिशा में। तो दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहले मैं अपने गांव का दृष्टांत बताना चाहता हूँ कि 8 तालाब मेरे गांव में होते थे, आज 2 तालाब बचे, उनका भी इंक्रोचमेंट हो गया। थोड़ी सी वर्षा गांव में फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो ये एक समस्या है, इसका निवारण ग्राम पंचायत के स्तर पे जो तालाब की जमीन थे उनके एनक्रोचमेंट हुए हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है, उनको डीप करने की आवश्यकता है। और उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट पहले भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देश भर में चलाया और उसका सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण और जल की उपलब्धता पे पड़ा है। तो जिन क्षेत्रों में अभी कमी नहीं है, उन क्षेत्रों में हमें पहले से जागरूक होने की आवश्यकता है और उसके लिए नीति विकास करने की आवश्यकता है। गांव के स्तर पे कहा जाता है डायलॉग के रूप में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, लेकिन ना तो खेत का पानी खेत में रह पा रहा है और न गांव का पानी गांव में रह पा रहा है। और ये दोनों जब तक हम सार्थक रूप से उसका गांव के स्तर पे उसका संचालन नहीं कर पाएंगे, तब तक ये हमारी चुनौती बनी रहेगी और आने वाला भविष्य हम सबके लिए एक बड़ा चुनौती के रूप में होगा। इन्हीं विचारों के साथ में आप सभी का मेरे विचारों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजक में पुनः डॉक्टर आर.जी. अग्रवाल साहब का हृदय की गहराई। So if you see per capita water availability in India is only below 1500 cubic meters. That means still lot of deficiency is there for the availability of water. So major agriculture is the largest consumer of the fresh water globally. So climate change and population growth, these are main reasons for the water scarcity. The traditional practices, they are the major things which are leading to the water waste and also pollution, because we will be using the flooded water system, that is flooding, and also so many times we will be using more and more water in the agriculture when it is practiced as a traditional system of agriculture. So if you say take the food and land, even also there are development challenges, sustainable agriculture and food supply, then efficient use of water and also fertilizers, adapting to the climate change, urbanization, food versus fuel. So all these are the major challenges. And even the environmental concerns also, it is the biodiversity, then greenhouse gas emissions, then land degradation from unsustainable agricultural practices and waste. So for the sustainable land use, majorly it is depending on the economic viability, stability and resilience, protection, acceptable and equitable, and finally leading to the productivity. So if you take the water, the development challenges are because of the growth of the population and economic growth, urbanization, then to provide the sufficient water to feed the growing population and also to provide the safe drinking water and sanitation to all human beings, more efficient use of water resources and to protect the groundwater resources. These are the major challenges regard to the water. Then environmental concerns, climate change. Nowadays we are facing a lot of situations like droughts, floods, and also sea level rise, and pollution, eutrophication. All these are the different environmental concerns. So for the sustainable water management, we need to have the water quantity, water quality, and ecosystems. So interlinkages, water use for the agriculture. So here, how we are using the water for agriculture. When compared to the previous years, nowadays we need to be very cautious about the use of water in agriculture. So production of food, which accounts for the largest component of human water footprint. So it is 70% of fresh water withdrawals worldwide for the agriculture. So major water footprint is from the agriculture. So it can be as high as 90% in some low income countries, lower in
water footprint because when we want to have the more production, more GDP, we need to use water properly. So, green water footprint. Then blue water footprint, it is the volume of surface or groundwater consumed or evaporated, incorporated in the product or returned to the other catchment. Then grey water footprint, it is the volume of fresh water that is required to eliminate the load of pollutants. Like this, there are three water footprints: green, blue, and grey water footprint. So, water footprint is an indicator of the human consumption of fresh water resources can be measured as the volume over time. So, this can be measured individual person or for process or for product or for the entire value chain or business or river basin or nation. Why we need to measure this water footprint? Because how much is being consumed, how we need to protect it, or we need to save the water. That is very, very important. The theme of today is to save the water. So based on this water footprint, obviously we can save the water. So these are the different water balances of a catchment area. These are the different average virtual water content of some selected products or a number of selected countries. So in different crops or different countries, there is a different water content, virtual water content that is being consumed. Then this is regarding the processing of the crop and livestock products. What is the water that is being consumed for getting all these crops or all these products? So for water footprint in agriculture, nowadays it is the requirement of water is more for the food grains or even for the all crops. So here we have to concentrate on the water saving. So the conclusions are declining water resources, increasing water demand for the different sectors, with changing climate poses challenges to maintain the agricultural sustainability. So here we have to think about more, that is, we have to shift for the different types of irrigation systems or different types of water supply to the crops, and also we should have to use the climate resilient crops and also varieties. Then overall food sustainability depends on the primary resources. Then the per capita water availability of India is less than standard per capita, that is our per capita availability of water is day by day is getting down. So here also we have to think because our population is day by day increasing, but the availability of water is day by day decreasing. Then the water footprint of Indian agriculture is about 1200 million cube, which is higher than the available utilizable water of the India. Then there are strong interlinkages among food production, land use, energy and water. In addition, India has become major water exporter country. Why it is water exporter country means, suppose we are producing paddy or wheat, that is whatever the water that is available in India, it is being exported to the other countries. So here also we have to think. So there is need of virtual water trade policy in India. Water footprinting empowers farmers to make data-driven decisions. They promote water conservation and ensure long-term viability of the agriculture. I thank